आज के शो में पीआईए की निचकारी 85 अरब रुपए की तवक्को, सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश। आखिर क्यों? पीआईए की निचकारी वाहिद बोली दहिंदा की पेशकश पर इंतजामिया सर पकड़कर रह गई। क्या रेफरेंस प्राइस हकीकत से करीब रखना जरूरी था? $85 अरब मालियत वाली पीआईए के लिए लगाई गई बोली सिर्फ 10 अरब रुपए। पीआईए के 7,000 मुलाजमीन को साथ लेकर चलेंगे, मुमकिना खरीदार कंपनी का दावा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स पीआईए के हवाले से जो हम कई बार सुन चुके हैं, दोहरा चुके हैं। इस वक्त बार बार आवाज़ आती है, ये बताया जाता है कि पीआईए के कुल असासे कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। मजमूई तौर पर 152 अरब के असासा जात, जिसमें फ़्लाइट्स, रूट्स, स्लॉट्स, उसके अलावा रॉयल्टीज़ 202 अरब रुपये की, मुलाजमीन की तादाद 7,100, 2,400 से ज़ायद यौमी उजरत के ऊपर, जबकि तकरीबन 6 डायरेक्टर, 37 मैनेजर, जिनमें से अक्सर 2 पर काम कर रही है। तकरीबन मजमूई जीएम्स की तादाद 45, 37 के करीब जनरल मैनेजर्स जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये सारी स्टैटिस्टिक्स हैं। लाइबिलिटीज़ कितनी, लाइबिलिटीज़ की होल्डिंग कंपनी बनी, हुकूमत ने तैयारियां की जून, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो बोली का प्रोसेस था इसको डिले किया गया। 6 बिडर्स थे, इन द एंड कल सिर्फ एक बिडर सामने आया। हुकूमत तो बाकायदा इसको नशर किया उसने सरकारी टेलीविजन पे, लेकिन हुकूमत की तैयारी पर, इस पूरे प्रोसेस पर उठते बड़े संगीन नौयत के सवाल। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये गलती कहाँ हुई? Since the start it was the government was on the wrong side, या आपको लगता है आखिर में जाके कुछ आखिरी हफ्तों में हुआ है कि 6 बिडर में से एक रह गया? ये आखिरी हफ्तों का कुछ इस वक्त इल प्लानिंग थी, क्या था डॉक्टर साहब? खान साहब, निचकारी पीआईए की जो कोशिश की गई, उसके पीछे एक मुख्तसर सी तारीख है 2008 से लेके और 2024 तक। देखिए, 16 साल का अरसा है। तकरीबन 9 वज़राए आज़म उस दौरान पाकिस्तान के आए और गए, और आप सोचिए कि 830 अरब का नुकसान किया उन 16 सालों में। जिसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के भी वज़राए आज़म आए, पीएमएलएन ने भी हुकूमत की, पीटीआई की भी वज़ीर आज़म थे। औसतन एवरी प्राइम मिनिस्टर हैज बीन लूजिंग कोई 84 अरब रुपए का पीआईए के अंदर हर वज़ीर आज़म ने ऑन एवरेज नुकसान किया। तो एक तो इसका लुबे लुबाब कंक्लूजन कह लें, ये निकलता है कि हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो, वो मुकम्मल तौर पे फेल रही है पीआईए को चलाने में। यानी कि हर वजीर आजम कोई 84 अरब का नुकसान करते हैं, और 16 सालों में वो कोई 830 अरब का नुकसान आपके और मेरे सर पे छोड़ गए। अब आपके और मेरा मतलब क्या है कि तकरीबन आप समझिए कि कोई 35 करोड़ खानदान बसते हैं इस मुल्क के अंदर, तो हर खानदान के ऊपर 25,000 रुपए का नुकसान या बोझ, सिर्फ पीआईए का बोझ हम गिर रहे हैं। वो ये 16 सालों में हमने देखा। अब आ जाइए निचकारी के अमल के ऊपर। अब इस इदारे को, इस कंपनी को जब निचकारी के अमल में डालने की कोशिश की गई, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप निचकारी के हवाले से एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर नंबर 2 पे मनसूबा बंदी होती है, प्लानिंग होती है, और फिर उस प्लानिंग के ऊपर अमल दरामद होता है। अब जो नजर आ रहा है कि ना तो हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटेजी थी, कोई हिकमत अमली थी, ना कोई ठोस किस्म की मनसूबा बंदी की गई थी, और फिर नतीजा जो निकला, जो खोखली बुनियादें थी उसके ऊपर एक बिल्डिंग तामीर करने की कोशिश की गई, और वो फिर कल हम सब ने देखा कि बिल्डिंग जो है वो धड़म से नीचे आके गिर गई। यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं आप ये कह रहे हैं कि शुरू से ही प्लानिंग नहीं थी, ना स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से उसका एंड रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें जो पैसे खर्च हुए इस पूरे प्रोसेस में, हमने कल भी एक एविएशन एक्सपर्ट से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ऑलमोस्ट $20 मिलियन कंसल्टेंट्स को पे किए गए, जिसमें सिर्फ ENY को तकरीबन $7.4 मिलियन की पेमेंट की गई कि वो इंटरनेशनल बिडर्स को अट्रैक्ट करे। इसके अलावा कम्युनिकेशन कंपनीज को अलग पे किए गए। तो व्हाट अबाउट दैट फ्रॉम द टैक्स पेयर मनी, $20 मिलियन, डॉक्टर फरूख साहब?
तूफान साहब जी, मुझे भी जो फिगर मिली है वो 7 से 8 मिलियन डॉलर की मिली है जो कंसल्टेंट को दी गए थे जी। और आप अंदाजा कीजिए कि मुझे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पीआईए का जो सो मोटर नोटिस था उसमें एमिकस क्यूरी रखा था जी। उन्होंने मेरे सपोर्ट कोई 10 साल का पीआईए के अकाउंट्स की फोरेंसिक ऑडिट सुप्रीम कोर्ट ने करवाया था और वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर वो ऑडिट जो है वो रखा था। उसके नतीजे में जब अरशद मलिक साहब को पीआईए का हेड बना के भेजा जा रहा था तो अरशद मलिक साहब से मेरी मीटिंग चीफ जस्टिस साहब ने करवाई थी और मैंने उनको जो तजवीज़ दी थी कि आप 2 कंपनियां बना लें, एक पीआईए ए और एक पीआईए बी, और जितने भी लाइबिलिटीज हैं जो कर्जा जात हैं वो पीआईए की एक कंपनी में डाल दें और दूसरी कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाए। यही तजवीज अर्नेस्ट यंग बेनी ने दी है जो नए कंसल्टेंट रखे गए हैं। मैंने तजवीज ये मुफ्त में दी थी और जो कंसल्टेंट हुकूमत ने रखे हैं उन्होंने वही वाली तजवीज जो है वो तकरीबन 7 या 8 मिलियन डॉलर की थी से। लेकिन ये उस तजवीज का नतीजा वो आपने देखा नहीं, तजवीज के अलावा उनको तो इंटरनेशनल बिडर्स को अट्रैक्ट भी करना था ना डॉक्टर साहब, तो वो तो बिडर्स आए नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कोई? तूफान साहब अब करना क्या है, अब होना क्या चाहिए? देखिए एक नतीजा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ गया कि हुकूमत चाहे जो भी हो, किसी भी जमात की हो, वो इस काबिल नहीं है कि पीआईए को चला सके। ये पहला नतीजा अगर हमने सीखना है पिछले 16 सालों से। दूसरा नतीजा अब सामने आ गया कि जो अभी हाजिर हुकूमत है वो इस काबिल नहीं है कि वो पीआईए को निजकारी के अमल से गुजार सके। तो अब ना तो पीआईए चला सकते हैं यह हुकूमत और ना निजकारी कर सकती है, तो फिर एक रास्ता बचता है कि या तो नुकसान करे चले जाएं, वो 25,000 रुपए का 830 अरब रुपया वैसे ही नुकसान उसी सिमत में बढ़े चले जाएं, या फिर इस इदारे को बंद कर दें। अब सोचिए कि बड़ी बड़ी फ्लैग कैरियर जो हैं, मैं देख रहा था कि चेक रिपब्लिक की जो फ्लैग कैरियर है उसको चेक हुकूमत ने बंद कर दिया था, ना निजकारी हो पा रही थी, नुकसान करे चले जा रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। हंगरी की एयरलाइन थी, फ्लैग कैरियर था, उसको बंद कर दिया गया। ब्राजील का फ्लैग कैरियर था, उसको बंद कर दिया गया। रूस की एक बहुत बड़ी एयरलाइन थी, उसको ग्राउंड करके बंद कर दिया गया। इटली में एयरलाइन को बंद कर दिया गया। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स तारीख में मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर तो सिर्फ मसला पीआईए का नहीं था, इसके बाद एक पूरी फहरिस्त थी जिन इदारों की प्राइवेटाइजेशन होती थी, जिनके बारे में हम सुनते आए कि दीज आर लॉस मेकिंग एंटिटीज। तो इस पूरे मामले के बाद जो सेटबैक है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ पीआईए को चले बंद भी कर दें या ना चलाएं, वो ये सेटबैक ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस आगे फॉलो करना था उस पर भी पड़ेगा कि हुकूमत नाअहल है और हुकूमत नहीं कर पाएगी प्राइवेटाइज आगे वाले इदारों को भी, उनको भी क्या बंद कर दे, फिर हम क्या करें उनका? जी सैफान साहब, 2 चीजें। पहली चीज तो ये है कि पीआईए जैसी कंपनी जो है ये शायद दुनिया में एग्जिस्ट ना करती। मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जिसके जो कर्जा जात हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, वो 830 अरब हों और असासे उसके पास जैसे आपने बताया कि 152 अरब जी। ऐसी कोई कंपनी मेरी नजर से कभी गुजरी नहीं। असासे सिर्फ 152 और वो कर्जा जात और एक्यूमुलेटेड लॉसेज उससे कहीं गुना ज्यादा। तो एक तो ये ग्लोबल एनोमली है, ऐसी दुनिया में कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती। 2008 में जो निजकारी का प्रोसेस वियतनाम ने किया था, बड़ा कामयाब प्रोसेस था। वियतनाम में उस वक्त कोई 8,000 के करीब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी। हमारे पास सैफान साहब, हमारी हुकूमत के पास कोई 120 है। उन्होंने 8,000 निजकारी के अमल के थ्रू कंपनियां गुजारी, जिसका 1 कौड़ी मिलती थी वो भी उन्होंने वसूल की, जो नहीं मिलता था उसको बंद कर दिया। तो कोई इसी किस्म का अमल जल्द अज जल्द करना होगा। हम ये 2,500-3 हजार अरब सालाना स्टेट ओन एंटरप्राइज का नुकसान जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स मैं समझता हूं कि बर्दाश्त नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस पूरे अमल के अंदर जहां तकरीबन जो बीट रिपोर्टर्स हैं या जो इस वक्त कवर कर रहे थे इस मामले को, उन्होंने एक दिन पहले ही जराए से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही बिडर है जो शो अप करेगा उस दिन, और फिर इसके बावजूद उसको सरकारी टेलीविजन पर नशर करने की तकरीब रखी गई। हालांकि एक बिडर था और उसकी सीरियसनेस का अंदाजा ये था कि कल जब ये पूरा अमल हुआ तो उसने सेक्रेटरी जो प्राइवेटाइजेशन है उनसे सवाल किया कि क्या हम अपने प्लॉट्स के अगेंस्ट इसकी कीमत को अगर हम जीत जाते हैं तो हम एडजस्ट कर सकते हैं।
तो फिर ये ड्यू डिलिजेंस क्या हुई थी और हुकूमती तैयारी या इस जो डैमेज हुआ है इससे रेपुटेशन का, इसको रोकने के लिए कम से कम ये तकरीब जिसको सरकारी तौर पर नशर किया गया और एक बिडर था, जब पता था कि एक ही बिडर है और उसकी सीरियसनेस इतनी है कि उसका कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी है जो एक एयरलाइन खरीदने की बात कर रही है, तो उसके बावजूद इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा था इस पूरे प्रोसेस को? डॉक्टर साहब तूफान साहब, आपकी जो बातें हैं वो 100% दुरुस्त हैं। आप और मैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों की ये तवक्को होती है कि हम एक दफ़ा हमारी हुकूमत गलती करे तो उससे कोई सबक सीख ले। आप और मैं और बाकी पाकिस्तानी बहुत सारे ये चाहते हैं कि अगर PIA में कोई गलती हो गई है तो हुकूमत जो है, हुकूमत का जो अपैरेटस है उससे कोई सबक सीख ले। लेकिन तारीख गवाह है कि हुकूमतें गलती पे गलती करती चली जाती हैं और पुरानी गलतियों से सबक नहीं सीख पाती। तो इस चीज़ की तवक्को रखना कि अब कोई हुकूमत उससे कोई सबक सीख पाएगी, देखिए करना तो यही है लुबे लुबाब। मेरे नज़दीक ये बनता है कि PIA को फौरन उसके ऑपरेशन सीज कर दी जाए, उसको बंद कर दिया जाए। ना हुकूमत निजकारी कर सकती है, ना हुकूमत चला सकती है। तो ये जो 25,000 रुपए का हर पाकिस्तानी खानदान को जो टीका लग रहा है, उसको किसी तरह रोकना है। और जो बाकी इदारे हैं इसके बाद आने वाले, वो निजकारी होती है निजकारी करें, नहीं होती तो उनको भी बंद कर दिया। तो लेकिन अब आपको लगता है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, तो उसको आपने कहा कि बंद ये कर दे इदारे को, तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटली होल्ड कर दें, इस तरफ अब कोशिश ही ना करें, और ये 10 बिलियन की जो ऑफर है इसको रिकंसिडर करने का मौका है या अब नहीं है? खान साहब, आप इस साल का बजट खोल के देखें, उसमें हुकूमत ने जो हुकूमत की तवक्को है प्राइवेटाइजेशन से, वो सिर्फ 30 अरब रुपए की रखी गई है। इसका मतलब तो हुकूमत खुद ही नहीं तवक्को रखे हुए कि वो कुछ चीज, कोई कीमती असासे जो हैं वो निजकारी के अमल के थ्रू से गुजार पाएगी और कुछ पैसे वसूल कर पाएगी। अब आपकी और मेरी तवक्को और चाहत जरूर हो सकती है, लेकिन बजट में हुकूमत ने खुद लिखा है कि उनको किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरसनी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तज्जिया इस हवाले से दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का अमल रुकावट का शिकार रुक चुका है। एक बिडर ने जिसने शो अप किया उसका भी नॉन सीरियस एटीट्यूड था, ना कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंस थी, इसके बावजूद इसको नशर भी किया गया। फिर 10 अरब की ऑफर सामने आई, हुकूमत की बेस प्राइस 85 बिलियन थी, तो मामला रुक गया है। लेकिन इससे तज़हीक भी हुई है, रेपुटेशन डैमेज भी हुआ है और प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पर एक सवालिया निशान भी आया और हुकूमती तैयारियों पर बड़े अहम सवाल आए हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद सवालात, मजीद गुफ्तगू, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का अमल सबूताज एक तरह से हो गया, रेपुटेशन डैमेज अलग हुई, अगली जो निजकारी होनी थी उनकी निजकारी पर सवालिया निशान हो गया, हुकूमती तैयारियों पर सवालिया निशान है। हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह, माहिर हैं, इन उमूर पर गहरी नजर रखते हैं प्रोग्राम में। हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये गलती कहाँ हुई और कब हुई? शुरू से ही गलत चल रहा था ये प्रोसेस या इन द एंड जाके कुछ हुआ कि एकदम एक बिडर रह गया, 5 चले गए? ये कहाँ से शुरू हुआ प्रोसेस गलत होना, हारून साहब? जी, ये तो एक पूरा सीक्वेंस है मिस्टेक्स का, ये कहीं एक जगह नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो क्लैरिटी नहीं है कि आप ये प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं। अगर तो पर्पस है कि आपने एक एसेट से जान छुड़ानी है और थ्रो अवे प्राइस पे देना है, तो वो तो किसी भी तरह से कोई पॉलिसी नहीं बनती। अगर आपका ये इंटेंशन है कि आपने उसको रिवाइव कराना है, तो फिर जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है उसके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं दिखाई देती कि एयरलाइन चलाने का तजर्बा हो। सो पॉलिसी पे भी फ्लॉ है, शॉर्ट लिस्टिंग पे फ्लॉ है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की कॉम्पिटेंस एब्सोल्युटली एक्सपोज हो गई है कि उनको ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करनी नहीं आती है। इसके बाद आप देखिए कि बिडर्स के नाम अनाउंस करके बिडर्स का पीछे हट जाने का मतलब है कि हुकूमत की पॉलिसी कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट में फ्लॉ है। तो ये तो एक सीरीज ऑफ एरर है
जिसके ऊपर पाकिस्तान की रेपुटेशन बिडर्स जो का है। बैकआउट करना, उसके रीजंस जो हैं वो क्या है हारून शरीफ साहब? जो हमने सुने कि उन्हें 100% ओनरशिप चाहिए थी, 200 अरब रुपए के फाइनेंशियल बर्डन से परेशान थे, या कुछ रूट्स की रीइंस्टेटमेंट का सवाल था, यही मामला थे या कुछ और भी था? जी, हुकूमत को एक तो ये ट्रांजैक्शन लिंक मामला आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हुकूमत कुछ जो पैकेज दे रही थी, बिडर्स उसमें चेंजेस चाहते थे, ओनरशिप चाहते थे। अब उनसे कहा जा रहा है कि आपने एम्प्लॉइज को भी नहीं फायर करना, आपने जो लॉस मेकिंग रूट्स हैं उनको भी नहीं बदलना। तो फिर इन कंडीशंस के ऊपर कोई बायर जो है विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वो वैसे ही, और फिर जो एक पूरा मसला था कि उसके डेट को हमने अलहदा से पाक करना था, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर सवालात आ गए। और ये किसी भी बड़ी डील में आते हैं, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि आपकी लीडरशिप इस इदारे की और आपकी कॉम्पिटेंस क्या है कि आप निगोशिएट करें। फिर मेरे हिसाब से जो 2-3 और बातें हुई हैं, जैसे द वे गवर्नमेंट हैज नेगोशिएटेड ऑन आईपीपी इशू, कि अगर गवर्नमेंट अपनी सॉवरेन गारंटी से हट सकती है तो वो बिडर कहेगा कि जी कल को जो मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो उस पर खड़े रहेंगे। सो हुकूमत का इस वक्त जो एतबार है ट्रांजैक्शन करने के, वो बड़ा एक्सपोज हो गया है। एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड थिंग। नहीं, लेकिन सर ये मुझे बताएं साहब कि इसके बाद जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उन पर कितना सेटबैक होगा, इसका इम्पैक्ट होगा? जी, अगर तो आप इसी सिस्टम में करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन इन्वेस्टर सामने आएगा। अब इनके लिए है, अगर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जो मैं आपसे आपके प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूं, कि अगर वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को गवर्नमेंट से अलहदा करके वजारत खत्म करते हैं, कमीशन बनाते हैं, प्रोफेशनल सीईओ लगाते हैं और उसके पीछे विजिबली खड़े होते हैं और ट्रांजैक्शन को इंसुलेट करते हैं डे टू डे हुकूमत के इन्फ्लुएंसेस से, फिर तो मुझे कुछ होप दिखती है। लेकिन अगर देखिए, अभी तो आपने कोई सुना है $15 मिलियन का खर्चा भी किया इसकी तैयारी पे। पैसे का, मैंने तो 20 तक सुना है सिर्फ ENY को, $7.4 मिलियन, टाइम का ज़िया, रेपुटेशन का ज़िया, और जो आपने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई है PIA में, that is on top of that, तो everything is actually unfortunately regressive and negative जो अभी हमने ये बताया अनुसार साहब, ये जो सीन हमने सुना, जो रिपोर्टर्स ने भी बताया, फिर हमने सुना भी कि बाकायदा जो बिडर आखिरी हाउसिंग सोसाइटी के जो आए जिसने बिड दी, तो ही आस्क्ड जो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे कि क्या वो इसकी कीमत, अगर वो जीत जाते हैं बिड, तो ही कैन एडजस्ट अगेंस्ट द प्लॉट्स जो उनके हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स हैं। तो ये इससे क्या जाहिर हो रहा था, यानी क्या ड्यू डिलिजेंस थी, क्या इनके मामलात थे कि, और वो बिडर ये पूछ रहा है कि मैं प्लॉट्स के अगेंस्ट, ये ऐसा आपने कभी सुना है कि ऐसा हुआ? देखिए जी, तो मैं बता रहा हूं जी कि नॉन सीरियसनेस, पहली तो बात ये है कि आप PIA जैसा बड़ा इदारा एक बिडर को दे रहे हैं जो कि प्रोफेशनल नॉर्म के खिलाफ। जब तक कंपटीशन ना हो बिडिंग में, तो आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते। इसके बाद आप विद नो प्रेजुडिस अगेंस्ट देम, आप एक रियल एस्टेट के ओनर को एक टेक्निकल इतना बड़ा इदारा दे रहे हैं और उससे निगोशिएट कर रहे हैं जैसे आप कोई प्लॉटों का बिजनेस कर रहे हैं। अब उसके अंदर सूरत हाल तो यही दिखती है कि जो विद ऑल उनका पॉलिटिकल करियर और है, लेकिन चेयरमैन साहब जो हैं प्राइवेटाइजेशन के, वो भी ये कारोबार करते हैं, बिडर भी ये कारोबार करता है। सो ये जो इस वक्त नॉन सीरियसनेस, मैं तो इसको यहां तक कहूंगा, आप देखिए हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक आईनी तरमीम की है, सब लोग सर जोड़ के 23 घंटे काम करते रहे क्योंकि उन्होंने वो करना था। अगर आपकी तरजीह है इकोनॉमिक रिफॉर्म या प्राइवेटाइजेशन, मुझे तो यहां पर दूर दूर तक कोई ओनरशिप नहीं दिखाई दे रही अक्रॉस द गवर्नमेंट और कोलेशन। आपने बिल्कुल एक नॉन सीरियस इनकॉम्पिटेंट टीम से कहा कि बेच लें और उसका नतीजा आपके सामने। लेकिन ये इतना नॉन सीरियस था, और जब पता था एक दिन पहले सबको कि एक ही बिडर है, बाकी सब इस पे बैकआउट कर चुके हैं, तो उस पे नॉर्म्स के भी खिलाफ था, और वो बिडर भी ऐसा था कि जिसका टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे सवाल निशान थे। उसके बावजूद इसको सरकारी तौर पे नशर करने की तकरीब मुनक्कद की गई, यानी इसकी तस्दीक आलमी सतह पर हमारी हुई, तो क्यों इसको फिर इतना सीरियसली क्यों लिया गया कि इसको टेलीकास्ट भी हो रहा था और ये सारी तकरीब मुनक्कद हुई, क्यों रखा गया फिर ये सारा सिस्टम? ओनली एक लफ्ज है जी, इट्स टोटली नालायकी। अच्छा exactly, आपको समझ ही नहीं है इस प्रोसेस की, आपको समझ ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं ना, जो आप और मैं बात कर रहे हैं कि ये कितना सीरियस मसला है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। एक
पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, आप उसको बेचने जा रहे हैं, और इसके बाद आपको पहली तो बात यह है कि पब्लिकली इसको टेलीकास्ट किसी भी डील को करके आप क्या गेन कर लेते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी करनी थी तो फिर तो आप बेसिकली इसको आर्म्स लेंथ पे देते, एक इंटरनेशनल ऊपर एक मैनेजमेंट कमेटी होती जो ओवरसी करती और वो उसको देखती। जब आप खुद ही बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बैठा तो अपने कमरे में करके बता देते। लेकिन ये एक बिडर आता है तो आपको बिडिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, एक बिडिंग में तो आपकी बार्गेनिंग पावर इज नोवेयर, या यस होगा या नो होगा, कोई दरमियान की ग्राउंड तो नहीं आती। फिर आप इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं कि जब बोली का आप देखिए रिजर्व प्राइस का और ऑफर प्राइस का डिफरेंस इतना ज्यादा है, उसमें आपका सिर्फ ये कहना कि आप कुछ बार्गेन कर लें, बढ़ा दें, एसेट दे दें, दैट बेसिकली एड्स टू द वुंड कि आपने जख्म भी लगाया और फिर उसका मजाक कर रहे हैं। ये तो इतना नॉन सीरियस मैसेज गया कि एक्चुअली हमारे जैसे लोग तो एब्सोल्युटली इन शॉक के मेरा ख्याल था कि आई एम नॉट सरप्राइज कि गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, बट आई एम फर्दर सरप्राइज द वे इट हैज बीन हैंडल्ड। नहीं तो अब गवर्नमेंट क्या करे सर, ये बेच पाए नहीं, चला पा नहीं रहे इसको, तो अब यहां से क्या करे ये निचकारी कमेटी और ये जो कमेटी ऑफ मिनिस्टर और सब, ये अब क्या फैसला करें पीआईए को लेकर? जी मेरे तो ख्याल से इनको कुछ नहीं करना चाहिए और इन सबको कमीशन को बंद कर देना चाहिए। देखिए ना, जो एक आपका पैसा भी खा रहा है और ये आउटकम दे रहा है, आप इससे अच्छा है कि किसी प्राइवेट बिड करें कि जी ऑक्शन हाउस कौन है जो ये कर सकता है, जो आए वो कर दे। देखिए ना, इनके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है। दे शुड क्लोज डाउन दिस मिनिस्ट्री, दैट्स ऑल आई वुड से। देयर इज नो रिफ्लेक्शन टाइम के किसी को अकाउंटेबल करें। जब एक काम नहीं आता, ब्यूरोक्रेट्स को कहीं और लगा दें, इसको बंद करें, आप बिड करें, जितने आपके इदारे हैं, प्राइस वाटर हाउस, KPMG, व्हाटएवर, दे शुड बिड एंड डू दैट। ये खुद तो नहीं कर पाएंगे। इससे तो बड़ा क्लियर है कि आपको ये काम नहीं आता है, तो नहीं आता है तो व्हाई ट्राई अगेन, फिर मजीद सुबकी होगी। या तो ऑक्शन हाउस बिड करें, ऑक्शन के जरिए करें, या फिर इस इदारे को बंद कर दें कि मतलब क्योंकि चल रहा है तो लॉसेस भी बढ़ रहे हैं और दोज लॉसेस आर इन बिलियंस ऑफ रुपीस जो हमें एक्सचेकर से देने पड़ रहे हैं और बेच ये पा नहीं रहे, तो इज इट आल्सो देयर इज आल्सो एन ऑप्शन कि इसे बंद कर दें? और एज ए मिनिस्ट्री इस इदारे को फौरन बंद कर देना चाहिए। अगर आप इसका इकोनॉमिक असेसमेंट करें कि पिछले 25 साल से तनख्वाहें दी जा रही हैं, इस इदारे ने हुकूमत को क्या दिया है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका कितना टैक्स पेयर का पैसा एक इदारे पे जाया हुआ है, जिसको अपना काम आना तो बड़ी दूर की बात है, काम का पता ही नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये साहब ये जो वैल्यूएशन 85 बिलियन की जो बेस प्राइस रखी गई, फर्स्ट स्टेप इज, सॉरी मैं कट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप इज टू प्राइवेटाइज द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। Exactly, I agree with you. अच्छा ये बताएं सर, ये 85 अरब की जो बेस प्राइस आई, ये कहा गया बहुत महंगी है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट से बात हुई, वो कहते हैं कि सिर्फ हीथ्रो एयरपोर्ट की जो वैल्यूएशन है दैट इज अराउंड $100 मिलियन। तो हमने बेचते हैं जब कोई चीज़ तो उसका पैकेज बनता है, हम बताते हैं कि उसमें ये खुसूसियत है। उसको एक गाड़ी भी कोई बेचता है तो उसका थोड़ा डेंट पेंट चेक करते हैं, फिर रंग करके उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर ये 85 बिलियन रुपीस कंप्यूट जो हुआ, इसकी मार्केट हुआ कि ये क्यों 85 बिलियन है, क्या इसमें खुसूसियात है, क्या नहीं है, या यही बातें होती रही कि महंगा है, बहुत महंगा है, 10 अरब की आई ऑफर? हारू साहब देखिए, ये मेरा देखिए आइडियली तो मैं आई वुड से कि ये आपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ये काम दिया होगा कि आप इसकी इवैल्यूएशन करें, लेकिन सफान अब इवैल्यूएशन में लिमिटेशंस बहुत है। अगर आपके अकाउंट्स टाइमली ऑडिटेड क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, अगर आपके एसेट्स की वैल्यूएशन जमीनों की नहीं हुई है, सो एक तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। दूसरा, मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल एडवाइजर देमसेल्व्स ने इसको किस बेस पे किया, मैं तो प्रिवी नहीं हूं, लेकिन बज़ाहिर तो 85 अरब रुपया इसीलिए कम लग रहा है मुझे कि लॉसेस बहुत थे, तो इसकी प्राइस लगनी मुश्किल दिखाई दे रही थी। बैलेंस शीट से लॉसेस आप ऑफसेट नहीं कर पाए, या तो आप लॉसेस हुकूमत अपने ऊपर इंसुलेट कर लेती बैलेंस शीट से और कोई पेपर इशू कर देती, तो वो काम मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो बिडर्स की शॉर्ट लिस्टिंग है, हाउ कैन यू सेल ऐसा इदारा जो कि टेक्निकल है, जिसके अंदर किसी के पास इसका तजुर्बा ना हो, आप एक उस बिडर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर।
बहुत शुक्रिया अरुण शेख साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। अहम तरीन सवालात, संगीन नौयत के सवालात प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पर, PIA की प्राइवेटाइजेशन पर, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, यानी इसके शुरू से लेकर आखिर तक बड़े अहम सवालात छोड़ गए। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उठाए। आखिरकार जो पूरा प्रोसेस था उसमें बहुत से फ्लॉज थे, इल प्लानिंग थी, इनकॉम्पिटेंस थी जो खुलकर सामने आई। एक ऐसी कंपनी को जो कि बिडिंग के लिए क्वालिफाई जिसने किया, जो फाइनली जिसने एक कंपनी ने क्वालिफाई किया, उसकी भी टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे बहुत से सवालात उठते हैं। जब ये एतराज़ या फिर जब ये बात सामने आई उस कंपनी की तरफ से सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन के सामने कि हम अपने प्लॉट्स के अगेंस्ट कि अगर बिड जीत जाए तो PIA की जो वैल्यू है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये बड़ी मुज़हका खेज़ और इनप्रोफेशनल बात थी जिससे लगा कि ड्यू डिलिजेंस भी सही तरह नहीं की गई। तो 6 में से एक बिडर रहा और उस पर भी जो गवर्नमेंट थी उसका फेलियर इसमें पूरी तरह बेनकाब हुआ। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ख़ास तौर पर फेलियर पूरी तरह बेनकाब हुआ। ये सारे अहम तरीन सवाल जिसने आगे के प्रोसेस पर भी यानी प्राइवेटाइजेशन के सवाल अहम तरीन उठा दिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और X पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।